नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। हमारा खास कार्यक्रम परदेसी में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बोकारो में रहने वाले व्यक्ति जो आज के डेट में बोकारो स्टील सिटी को छोड़कर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, उनसे रूबरू कराना और उन्हें बोकारो स्टील सिटी की याद दिलाना है। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में एक शख्सियत है जो पहचान के मोहताज नहीं है। बोकारो स्टील सिटी में उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद किया है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए बेंगलोर से अशोक अकेला साहब हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु जी। मैं तो पहले इस आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं, पूरे डी फोकस टीम को बधाई देता हूं और आपके प्रबंध संपादकीय के नेतृत्व में, आपके संपादन में डी फोकस इतनी कामयाबी पर पहुंचा है। मैं देखा हूं सरजमीन से आपको उठते हुए और आज कामयाबी और बुलंदियों पर देख रहा हूं। मुझे खुशी है कि मेरा ही सहकर्मी, मेरा ही एक भाई आज इस तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेंगलोर से लेकर बोकारो तक अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डी फोकस के माध्यम से लोगों को रूबरू कराते हैं और लोगों को खबरों से अवगत कराते हैं। बहुत बहुत बधाई। सर, यही मेरा प्रश्न है कि आज तो टेक्नोलॉजी इतना ऊपर आ चुका है कि हम एक दूसरे से तुरंत मिल रहे हैं या तुरंत हमें तस्वीरें भी नजर आ रही है, लेकिन आपने उस दौर में पत्रकारिता शुरू किया था जब एक तस्वीर के लिए 50-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो सर, जो युवा पत्रकार हैं जो बोकारो स्टील सिटी में पत्रकारिता कर रहे हैं, आज के आपके इस कार्यक्रम को देखकर जरूर वो सीखेंगे कि हमारे जो अर्गज थे जिन्होंने पहले काम किया है, शुरू दौर में काम किया, उन्हें कितना कष्ट हुआ। तो हम जरूर जानना चाहेंगे अशोक अकेले का बोकारो में आगमन कैसे हुआ, पत्रकारिता के क्षेत्र में आगमन कैसे हुआ और अशोक अकेला ने संघर्ष कैसे शुरू किया और कहां तक किया। धन्यवाद हिमांशु जी। मैं पहली दफा बोकारो आया था तो मैं देवी सिनेमा में पिक्चर देखने गया था। जब देवी सिनेमा से लौट रहा था तो सिटी सेंटर में और सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट देखा था, वह लाइट का चकाचौंध मुझे बोकारो खींच कर लाया। मैं जब अपने घर पहुंचा, सेक्टर 9 में मैं रहता था, मेरा ससुराल हुआ करता था। मैं ससुराल ही आया था और ससुराल आया और स्ट्रीट लाइट और सिटी सेंटर का चकाचौंध देखकर मैंने मन ही मन ठाना कि मैं अब बोकारो में ही रहूंगा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि बोकारो में रहना है। बोकारो में हम रहना प्रारंभ किए तो मेरे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं बोकारो में रहूं कैसे। जी। तो बोकारो में रहने के लिए मैंने अपने पत्रकारिता को अपना मैं हथियार बनाया और मैं सबसे पहले धनबाद रश्मि अखबार जो धनबाद से निकलता था, मैं उसके प्रबंध संपादक रामचंद्र सिंह हुआ करते थे। मैं धनबाद रश्मि में लिखना शुरू किया। धनबाद रश्मि में मेरी खबरों ने मेरी पहचान बनाई और मुझे कोई बोकारो में नहीं जानता था। मेरी एक खबर हिट कर गई थी जो बोकारो जनरल अस्पताल पर थी। उस वक्त संचार प्रमुख के पद पर एसके मेहरोत्रा हुआ करते थे बोकारो स्टील प्लांट में। मैंने बीजीएच की बदहाली पर खबर छापी थी। इसके बाद संचार प्रमुख ने मुझे खोजते हुए मेरे घर पर सेक्टर 9 में गाड़ी भेजा और कार भेजकर मुझे एडीएम बिल्डिंग बुलवाया था और मैं जनसंपर्क विभाग में पहली बार मैं बीएसएल के संचार प्रमुख से मिला था। एसके मेहरोत्रा ने हमसे पूछा, आपने एक खबर कैसे लिख दिया, आप क्या जानते हैं बोकारो के बारे में। मैंने कहा कि मैं खबर लिखा हूं, प्रामाणिकता के साथ लिखा हूं, आपको जो खंडन करे मैं उसका जवाब दूंगा। इसके बाद हमारी बातों से, हमारी खबर की धार से एसके मेहरोत्रा में थोड़ा सा दिखाई पड़ा कि कहीं न कहीं यह लड़का बात नहीं मानने वाला है, प्रबंधन के दबाव में झुकने वाला नहीं है। इन्होंने तत्काल हमको बीएसएल के मीडिया लिस्ट में शामिल कर दिया जी। और मैं अपने बूते मीडिया लिस्ट में शामिल हुआ और मीडिया लिस्ट में जब बैठा तो बोकारो के आसपास के पत्रकार मेरे बगल में जो बैठे थे उन्हें ही हमसे जलन हो रही थी। ये नया बंदा आया, कौन आया, कैसे बैठ गया मेरे बगल में। इसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में बीएसएल प्रबंधन की ओर से मैच चल रहा था। उस मैच को कवरेज करने में गया था। वहां भी पत्रकार मित्रों ने मेरी अनदेखी की थी कि ये कौन पत्रकार, ये कैसे पत्रकार। मैं सारी अनदेखी झेलते हुए भी अपने काम में लगा रहा। पहली दफा मैं धनबाद रश्मि की ओर से
सेक्टर 4 में अमेरिकन ये है क्लब है, और रशियन क्लब है, रशियन क्लब मैंने कार्यक्रम रखा और रशियन क्लब मैंने खुलवाया, जहां वहां रशियन इंजीनियर रहते थे। एनके सिंह साहब वहां पर जीएम पर्सनल हुआ करते थे। मैंने अपने कार्यक्रम को चीफ गेस्ट बनाया और वो आए, यानी बोकारो की धरती पर, सरजमीन पर मेरा पहला कार्यक्रम धनबाद रश्मि के बैनर तले हुआ, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर पर्सनल एनके सिंह साहब पधारे और मैं रशियन खुलवाकर रशियन क्लब को मैंने कार्यक्रम किया। मेरी पहचान बनती गई। उसी वक्त पटना से संध्या प्रहरी अखबार निकला, जिसके विशाल जी संपादक हुआ करते थे। वो अखबार पटना में इतना हिट किया कि शाम होते ही मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री विधायक के घर में वो अखबार दस्तक देता था। अब सारे अखबार उसके आगे गौं लगते थे, क्योंकि सब खबर अगले दिन सुबह आती थी, शाम कोई संध्या प्रहरी छापकर अखबार की खबरें हर मुख्यमंत्री मंत्री के घर पर पहुंचा देता था। मेरी भी नजर उस अखबार पर गई। उस वक्त बोकारो के विधायक अकुलराम महतो हुआ करते थे। अकुलराम महतो जी हाईकोर्ट के गेट के पास उनको डेरा मिला था, वही रहते थे। शाम को जब अखबार पढ़ते थे तो उस अखबार में मेरी खबर छपी होती थी, बोकारो से अशोक अकेला। जब अकुलराम महतो जी ये खबर पढ़े तो उन्होंने हमको खुलवाया और हमको ढूंढवाया और हमारी उनसे पहली बार मुलाकात हुई। सेक्टर 9 उनके जो ऑफिस सह कार्यालय है, उनका घर है। अकुलराम महतो जी ने कहा कि आपकी खबरें मैं पटना में पढ़ता हूं, हमारा भी कुछ लिखा कीजिए, ताकि उनको इंटरेस्ट ये था कि वो खबर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों के घरों पर पहुंचती है। मैंने अकुलराम महतो जी का खबर छापना शुरू किया और अकुलराम महतो पटना में विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने जाते थे तो हमारी खबरें बोकारो से लिखी हुई पढ़ा करते थे। मेरा दूसरा अखबार था धनबाद रश्मि के बाद मैं संध्या प्रहरी भी ज्वाइन किया और मेरी पहचान बनी। उसी दौरान मैं जब पटना गया था तो सांसद आनंद मोहन और सांसद प्रभुनाथ सिंह ने कहा मुझसे कि आप तो पत्रकार हैं, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, चलिए एक जगह चलना है। मैंने उनसे कहा पीएमसीएच गया और मैं जाकर मिला तो मुझे पता लगा कि पत्रकारिता की शक्ति क्या है, अखबार की शक्ति क्या है। एक सांसद और एक विधायक भी चाहते हैं कि पत्रकार को लेकर चलने पर, पत्रकार से मिलने के बाद शक्ति में इजाफा होता है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। मैं इस ताकत को महसूस किया और मैं अपना कदम बढ़ाते गया। इसके बाद मुझे याद है कि पलामू से एक अखबार निकला, राष्ट्रीय नवीन मेल। राष्ट्रीय नवीन अखबार बड़ा बढ़िया अखबार आता था। उस अखबार में मैंने दस्तक दी और राष्ट्रीय नवीन मेल में ज्वाइन किया। और राष्ट्रीय नवीन मेल उस समय हमको 5,000 रुपया सैलरी देता था। सबसे ज्यादा पैसा देने वाला तनख्वाह राष्ट्रीय नवीन मेल अखबार मिला, जब पत्रकारों को पैसे बहुत कम मिलते थे। तो मैंने राष्ट्रीय नवीन मेल को भी काम किया। राष्ट्रीय नवीन में काम करते जो खबरें रांची में छपती थी, रांची में लोग देखा करते थे, तो उस वक्त रांची एक्सप्रेस और प्रभात खबर जैसे अखबारों को लगा कि ये कौन सा लड़का बोकारो से लिखता है जिसकी खबरें इतनी अच्छी अच्छी खबरें होती हैं। तब मैंने प्रभात खबर प्रबंधन से संपर्क किया। उस वक्त हरिवंश जी प्रभात खबर के प्रधान संपादक हुआ करते थे और हरिनारायण सिंह जी सह संपादक होते थे, यानी प्रभारी संपादक हुआ करते थे। हरिनारायण सिंह अभी आजाद सिपाही नाम का अखबार निकालते हैं, जिसके वे प्रबंध संपादक है। हरिवंश जी ने हमसे कहा कि आप जाओ और हरिनारायण सिंह जी से मिल लो। मैं हरिनारायण सिंह से मिला उनके चैम्बर में, तो उन्होंने कहा कि जाइए आप बोकारो से काम शुरू कीजिए प्रभात खबर के लिए। मैं बोकारो आया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई समस्याओं से झेला। मुझे प्रभात खबर से काम नहीं करने दिया जा रहा था। यह प्रयास किया गया कि मैं काम नहीं कर पाऊं। मैं भी जेपी आंदोलन का सिपाही था, संघर्ष के दिनों से उपजा था, मुझ में भी लड़ने की करने की क्षमता थी। मैं भी अडिग रहा, मेरी खबरें छपती रहीं। इसके बाद कोई कोशिश किया गया कि हमें पलामू भेज दिया जाए। हमको अचानक एक दिन हमसे कहा गया कि आप पलामू चले जाइए। मैंने कहा कि पलामू नहीं जाऊंगा, काम करना है तो बोकारो में करूंगा, पलामू नहीं जाऊंगा। मैं पलामू नहीं गया, 15 दिन काम भी नहीं किया। फिर हमसे हरिनारायण जी ने पूछा कि आप काम करने क्यों नहीं जा रहे हैं। हमने कहा कि मैं पलामू नहीं जाऊंगा, जब रहूंगा तो बोकारो में रहूंगा। फिर मुझे वहां से जिम्मेवारी मिली कि आप बोकारो में ही काम करें।
उसी वक्त हिमांशु जी उग्रवाद बोकारो जिले में बहुत तूफान पर था, उफान पर था। जिले के एसपी अनिल पाल्टा हुआ करते थे, उग्रवाद से केस मीणा होते हुआ करते थे, किशन लाल मीणा, केस मीणा। तो किशन मीणा के रहते हुए, अनिल पाल्टा के रहते हुए उग्रवाद जिले में उफान पर था। उसी समय पेटरवार में बुधिया कांड घटना घटी थी। शाम को 6 बजे भाजपा कार्यकर्ता के उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी पेटरवार चौक पर। बुधिया का दुकान लूट लिया गया था। बहुत बड़ा कपड़े का दुकान होता था, उसके ऊपर में स्टेट बैंक हुआ करता था, और बुधिया का कपड़ा का दुकान और राशन का दुकान उग्रवादी लूट के ले गए 6 बजे। उस वक्त तदासा मिश्रा एसपी हुआ करती थी बोकारो की जी। सारे पत्रकार थे, अशोक अजय, सारे लोग हम लोग थे। हुआ कि शाम को 6-7 बजे उग्रवादी हमला हो गया है पेटरवार में, कैसे चला जाए। मैं कहा कि चलिए मोटरसाइकिल निकाला। मोटरसाइकिल निकल के हम लोग पेटरवार पहुंच गए, और पेटरवार जब पहुंचे तदासा मिश्रा 1-2 घंटे लेट पहुंची। थाने में हम लोग की मुलाकात हुई। तदासा मिश्रा ने हमसे पूछा कि आप लोगों को डर नहीं लगता है, कैसे आप लोग यहां आ गए, जबकि आप जानते हैं कि वहां गोली चल रही है। हमने कहा कि मैडम, जब तक से आपकी गाड़ी पार्किंग होगी, जब तक से आपका बॉडीगार्ड, आपके सुरक्षा गार्ड वर्दी पहनेंगे, तब तक हम लोग 50 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। हम पत्रकार हैं, हमें गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, हमको वर्दी की जरूरत नहीं, हमको तैयारी देते हैं, हम ऑलरेडी तैयार रहते हैं। मैडम हंसने लगी और हम लोग पेटरवार से लौटे उस खबर को कवर करके। तो ये मेरे प्रभात खबर में मेरी मेहनत, मेरी लगन का देन था कि मैंने प्रभात खबर को ऊंचाइयों पर ले गया और प्रभात खबर को शहरों तक जोड़ा। अकेला साहब, आपने बताया कि काफी दिक्कतों के बाद आप प्रभात खबर में बरकरार रहे, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, केवल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बातें भी जानना चाहेंगे। अशोक अकेला को उस दौर में सबसे ज्यादा किस किस पत्रकारों ने मदद किया था? किसी ने तो मदद किया होगा बोकारो में, या किसी अधिकारी ने मदद किया होगा? हिमांशु जी, मदद की जहां तक सवाल है, मैं ये दौर कब का था, ये दौर भी जानना चाहेंगे। वो दौर कब का था? जिन जो बातें आप बता रहे हैं वो दौर कब का था? मैं बताऊंगा आपको कि ये 89 का दौर था, 1989 का दौर था जी। 1989 के दौर में प्रेस क्लब बोकारो हुआ करता था। जी जी। हम जब पत्रकारिता में आए तो प्रेस क्लब बोकारो का मेंबर बनने के लिए गए, तो मुझे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। अशोक अस्क का मैंने शुरू से नेचर देखा है। अशोक अस्क के बोकारो के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े पत्रकार हैं, और अशोक अस्क जब लिखा करते थे नवभारत टाइम्स में, तब अशोक अस्क की लेखनी में दम हुआ करता था। अशोक अस्क पत्रकारिता का निर्वहन किए हैं, भले आज बीमार हैं, भले आज लाचार हैं, लेकिन अशोक अस्क बोकारो की पत्रकारिता के रीढ़ रहे हैं। मैं भाई अशोक अस्क जी को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। मैं जानता हूं आज भले बीमारियों से झेल रहे हैं, लेकिन ईश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करें। अशोक अस्क जी ने तुरंत दस्तखत किया कि आप प्रेस क्लब के मेंबर बन गए। हालांकि प्रेस क्लब भी विवादों के चलते उसी समय से नहीं चल पाया। प्रेस क्लब के लिए बीएसएल जमीन दिया था, सोफा दिया था, क्वार्टर दिया था, लेकिन समय के विवाद रहा, नहीं चल पाया। वो आज तक विवाद बोकारो में चला आ रहा है। कुछ अकेला साहब, इस पे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी बातें सुनी है हम लोगों ने कि उस दौर में आप लोगों ने जमीन भी उपलब्ध कराया। सुना था कि उस समय के डीसी विधायक जो थे, उन्होंने फंड भी दिया था प्रेस क्लब बनाने के लिए। तो क्या कारण ऐसा रह गया कि प्रेस क्लब बनते बनते रह गया? मैं बताऊंगा हिमांशु जी, आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक सोच। कुछ लोग होते हैं कि नेगेटिव सोच के होते हैं जी। इस धरती पर राम आए थे तो रावण भी आए थे, अगर इस धरती पर कृष्ण आए तो कंस भी आए थे जी। इस धरती पर अगर आकाश है तो जमीन भी है, अगर इस धरती पर दक्षिण है तो उत्तर भी है, और पूरब है तो पश्चिम भी है। ये निगेटिव और पॉजिटिव जब तक नहीं रहेंगे, तब तक बिजली का बल्ब नहीं जलेगा। सही बात। इसलिए समाज में दोनों तरह के लोग रहेंगे।
अपराधी तभी रहेंगे जब पुलिस रहेगी, या जब पुलिस तभी रहेगा जब अपराधी रहेंगे। जी। हम इसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इसी में अच्छे लोग कुछ कर गुजरते हैं, निगेटिव सोच के लोग कुछ करने नहीं देते हैं। मैं न केवल प्रेस क्लब के लिए किया, मैं प्रेस क्लब का जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है दिल्ली में रेल भवन के पास, मैं बजाता प्रेस क्लब का मेंबर बना। मैं प्रेस क्लब का फॉर्म लाया बोकारो के पत्रकारों को बनने के लिए, और मैंने उस मेंबर के आधार पर प्रेस क्लब का गठन करके प्रेस क्लब की जमीन का आवंटन, विमल कीर्ति बाबू बोकारो के उपायुक्त थे, जमीन आवंटन करा दिया। जमीन आवंटन ही नहीं कराया, जमीन का भूमि पूजन कराया। उसमें अभी जो झारखंड के आपको क्या बोलते हैं सेक्रेटरी आईएएस अफसर है सुनील कुमार, चास के एसडीओ हुआ करते थे जी। पीडब्ल्यूडी का भी सेक्रेटरी है, पथ निर्माण विभाग के सुनील कुमार जी एसडीओ हुआ करते थे, विमल कीर्ति बाबू थे। सारे लोगों ने शिलान्यास समारोह में शिरकत की। शिबू सोरेन के फंड से पीएन पांडे जी ने पैसा दिलाया, आरके आनंद से पैसा दिलाए थे पीएन पांडे जी, माधव लाल सिंह पैसा दिए थे अपने फंड से, राजेंद्र बाबू विधायक अपने फंड से दिए थे, और समरेश सिंह ने अपने फंड से पैसा दिया था। ये सारी चिट्ठियां मेरे पास थी, डीसी को चिट्ठी चली गई थी कि प्रेस क्लब बनाने के लिए पैसे दिए जाएं। तो अकेला साहब जब जमीन आ गया, पैसा आ गया, तो फिर क्या बाधाएं रह गई? बाधाएं ये रह गई कि जिस दिन शिलान्यास समारोह हुआ, शिलान्यास समारोह के दिन जो पत्थर का पटिका लगा था जी कि इसका उद्घाटन ये कर रहे हैं, मुख्य अतिथि ये हैं, विशिष्ट अतिथि ये हैं, उसमें 5 पत्रकारों की कमेटी बनी थी। हमने 4 के पत्रकारों को, जो जुआ पत्रकार थे, उनको सिलेक्ट किया कि ये जुआ है, यूथ है, ये काम करेंगे। संजय शांत थे, अमरिंदर अनूप थे, मनोज सिन्हा थे, मैं था, और एक लड़का और नाम भूल रहे हैं, एक और पत्रकार थे, हम नाम भूल रहे हैं। 5 पत्रकारों का शिलापट पर हमने नाम लिखवा दिया। बोकारो के पत्रकारों को आग लग गया कि अरे बापा हम लोगों को तो कुछ ही नहीं, तो सबका नाम चढ़वा दिया पत्थर पर, और 4 के सारे पत्रकार खुश हो गए, सारे लोग खुश हुए। और कम है, अगले 2-3 दिन के बाद पता चला कि तो शिलापट तोड़ दिया गया जी। कोई पत्रकार जाके तोड़ा था, किसी पत्रकार ने काम किया था। इसके बाद डीसी से मिलना जुड़ना, ये कैसे बनेगा, वो कैसे, किसी ने जोड़ लिया कि अशोक अकेला बोला है कि 3 तला बनेगा, तो एक तला पर दैनिक जागरण, एक तले पर हिंदुस्तान, एक तले पर प्रभात खबर रहेगा, फिर नीचे में मेष रहेगा। कोई पत्रकार का परिवार आएगा जिले से बीमार होकर, तो अस्पताल में रहने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ रूम रहेगा पढ़ने के। तो अशोक अकेला तो लाखों लाख का, 50 लाख का बिल्डिंग बना देगा, तब पांडुनी का तो इसको तो अच्छा खासा रकम मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, अच्छा कमाने का व्यवस्था कर लिया है। अच्छा अकेला साहब, हम लोग समझ गए सपना केवल सपना ही रह गया, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन एक वाक्या है, जरूर जानना चाहूंगा। मैं भी उस समय पत्रकार नहीं हुआ करता था, और आपने बोकारो स्टील सिटी के कुमार मंगलम स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था, और लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में आए थे। आपको भी याद होगा, मनोज तिवारी का आपने कार्यक्रम कराया था, शिव खेड़ा का कार्यक्रम कराया था, बहुत अलग अलग कार्यक्रम आप प्रभात खबर के माध्यम से कराया करते थे। क्या मकसद रहा करता था? कोई दूसरा अखबार ये नहीं करता था, आप उस समय इस तरह के बड़े बड़े आयोजन करते थे, मकसद क्या रहा करता था? हाँ हिमांशु जी, आपने कहा एक, आपने 2 नाम लिया, लेकिन आपने कहा सब में 1-2 कार्यक्रम हुए थे। एक शिव खेड़ा का, जो अंतरराष्ट्रीय मोटिवेटर है, इंटरनेशनल मोटिवेटर हैं शिव खेड़ा जी, और एक कार्यक्रम होता मनोज तिवारी जी का। उस वक्त मनोज तिवारी इतना लोकप्रिय नहीं थे, मनोज तिवारी को सुनता था आदमी कि गाना गाने वाले भोजपुरी वाले कलाकार हैं। बोकारो के कुछ लोगों ने मनोज तिवारी के नाम पर चंदा एकत्रित किया था। वो सेक्टर 2 में रहते थे लोग कि मनोज तिवारी आ रहे हैं, और पैसा चंदा वसूल करके मार्केट से वो लोग चले गए और खा गए पैसे। मनोज तिवारी का कार्यक्रम नहीं हुआ। हम जहां जाते थे तहां सुनते थे सेक्टर 4, सेक्टर 3, सेक्टर 9, 4 में कि मनोज तिवारी के भोजपुरी के नाम पर कार्यक्रम आयोजन का पैसा खा गया लोग। हमें बड़ा इसको टीस मारता था, दर्द लगता था कि एक भोजपुरी कलाकार का आना था, कुछ लोग पैसे खा गए, तो कलाकार का दोष क्या है? मैं उसी दिन मन में ठाना, मैं बनारस गया और मनोज तिवारी के घर पर जाकर मिला।
मैंने मनोज तिवारी से कहा कि आप बोकारो फिर से चले, कार्यक्रम का आयोजन मैं करूंगा और मैं आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मनोज तिवारी ने कहा कि भैया मुझे तो मेरा कार्यक्रम कैंसिल हो गया था, मैं गाना चाहता था, मैं जाना चाहता था, मुझे इसका दुख है, आप मुझे लेने आए हैं, मैं शहर चलूंगा। तो मनोज तिवारी ने कहा कि भैया बोकारो के पहले मेरा कार्यक्रम आसनसोल में हो रहा है, आप आसनसोल में आ जाइए। मैं बोकारो से आसनसोल गया और आसनसोल में मनोज तिवारी हमको स्टेज पर बुलाए और वहीं पर अनाउंस किए कि मेरा इसके बाद अगला कार्यक्रम बोकारो में होने वाले हैं, ये अशोक भाई जी हैं, आए हैं, मैं इनके आमंत्रण पर बोकारो जाऊंगा। मैंने बोकारो में कार्यक्रम, अनिल पाल्टा साहब एसपी हुआ करते थे। अनिल पाल्टा साहब ने कहा कि अशोक कैसे करोगे, बड़ी भीड़ होगी। हनी सर मैं आप हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, एसपी साहब आपके चलते मैं कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अनिल पाल्टा साहब ने 400 सिपाही हाफ पैंट और गंजी पर लाठी लेकर स्टेज के अगल पर खड़ा कर दिया था। चास के इंस्पेक्टर विजय कुमार हुआ करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी चारों तरफ वो दिए और उन्होंने कहा कि अशोक जी सिपाही लोगों का खाली पूरी कचौड़ी का भुंजिया कर देगा व्यवस्था कि जवान रात भर खड़ा रह सके। मैंने सारे सिपाहियों के लिए पूरी भुंजिया बनवा कर सब्जी और मैंने रखवा दिया था और भव्य कार्यक्रम हुआ था। जितने भीड़ स्टेडियम के अंदर थी उतना ही भीड़ स्टेडियम के बाहर थी। उसके पीछे मेरे तर्क यह था कि लोग अखबार पढ़ते हैं, प्लांट में मशीनों पर काम करते हैं, कोको वेन बड़ा काम करते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो, लोगों की मनोबल बढ़े, लोग कुछ हंसे बोले, इस देश शहर में कुछ अगले ढंग का कार्यक्रम होना चाहिए। और मनोज तिवारी का कार्यक्रम अभी तक ऐतिहासिक कार्यक्रम में होता है। अभी तक अगर किसी ने पहली बार स्टेडियम को भरने का काम किया था तो मैंने बंगरा कुमार मंगलम स्टेडियम को भरने का काम किया था। सही बात है सर, लेकिन एक चीज और जानना चाहूंगा, मुझे जहां तक याद है 7-8 का दौर था और विस्थापित या किसी चीज का आंदोलन हो रहा था एडीएम बिल्डिंग के सामने, जहां पर लाठियां जमकर चली थी और कई पत्रकारों की भी पिटाई हुई थी। और मैं उस समय पत्रकारिता क्षेत्र में आ ही रहा था, मैंने देखा था कि कई पत्रकारों की पिटाई हुई थी, कई पत्रकारों की गाड़ी भी टूट गई थी। बीजीएच में भी एक कांड हुआ था जिसमें पत्रकारों की पिटाई हुई थी, कैमरे तोड़ दिए गए थे और उस समय कई पत्रकार आगे पीछे कर रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। लेकिन हमने देखा था कि अशोक अकेला मुखर होकर गए थे। क्या वाकया था कि वो? हिमांशु जी आप बार बार कह रहे हैं कि मैं उसमें पत्रकारिता में पैर रखा था, मैं पत्रकारिता में नया था। आप नए थे, कच्चे थे लेकिन मंजे हुए थे जी। आप कच्चे थे लेकिन मंजे हुए थे, छोटे थे लेकिन काम बड़े की औकात की करते थे जी। ये सारी बातें याद करना बताता है कि आपके जेहन में बोकारो की सारी घटनाएं घूम रही हैं। आप बोकारो को नजदीक से आपने देखा है, बोकारो को नजदीक से समझा है। ये बारी बारी बातें यह कहते हुए आप कह रहे हैं कि मैं नया था, मैं नया था। आप नए नहीं थे, बड़ी सुलझे हुए थे और आप सब कुछ देख रहे थे। जो समझता है वही आगे बढ़ता है। आपने सारे चीजों को समझा, देखा, आप आज मुकाम पर हैं। हिमांशु जी मुझे जो याद है कि एक जुलूस आ रही थी चास से, उस जुलूस को कवरेज करने के लिए पत्रकार बोकारो के कैमरामैन, पत्रकार कमाल खां फोटोग्राफर, मनीष कुमार फोटोग्राफर, ये सारे फोटोग्राफर्स लगे हुए थे। एडीएम बिल्डिंग पहुंचते पहुंचते, क्योंकि प्रदर्शन एडीएम बिल्डिंग पर था, वहां लाठी चार्ज हो गया और पत्रकारों की कैद, हमको लगता है कि आधा दर्जन पत्रकारों की मोटरसाइकिल के टंकी पचक गए थे, हेडलाइट फूट गए थे, तो लाठियां बरसाई गई थी और सारे पत्रकार परेशान थे जी। मैं गया और मैं देखा कि पत्रकारों पर लाठियां बरसाई गई है, पत्रकारों को ये हुआ है। मैं वहीं सारे लोग, कुछ लोग इलाज कराने के लिए बीजीएच में भर्ती थे जी। मैं बीजीएच में गया और बीजीएच में गया तो मुझे याद है डॉक्टर दास चीफ मेडिकल ऑफिसर हुआ करते थे, डायरेक्टर होते थे बीजीएच के। उनके बाद एक और कोई डॉक्टर थे। मैंने कहा कि पत्रकार ऊपर वार्ता करने के लिए नहीं जाएंगे, जो भी वार्ता होगी नीचे होकर होगी। और हम अडिग रहे। जीके उपाध्याय जनसंपर्क विभाग में अधिशासी थे बेचारे, पदाधिकारी थे, एग्जीक्यूटिव अफसर थे। जीके गोपाल कृष्ण उपाध्याय मेरी गाड़ी की चाबी बार बार छीन लेते थे। मैं कहा कि उपाध्याय जी छोड़ दीजिए, हम मानेंगे नहीं,
जब तक हमारे सारे पत्रकारों का मुआवजा भुगतान नहीं किया जाएगा गाड़ी का। और आश्चर्य करेंगे हिमांशु कि मैं अपनी बात पर नहीं रहा, बीएसएल प्रबंधन ने सारे पत्रकारों का गाड़ी का टंकी बदलवाया, टायर बदलवाया, रिंग बदलवाया। ये पहली दफा हुआ था कि पत्रकारों की क्षतिग्रस्त गाड़ियों का मुआवजा बीएसएल प्रबंधन ने भुगतान किया। जी सही बात है, मैंने देखा था, ये हुआ था। क्योंकि लड़ने वाले होंगे, मिलता उसी को है जो लड़ता है, जीतता वही है जो संघर्ष करता है। तो संघर्ष की राह पर चलने वालों को सफलता मिलती है। आज आप संघर्ष किए हैं तो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आपको पता है कि आपने कितना संघर्ष किया है। संघर्ष करने वाले को ही जमीन रास्ता देती है, धरती रास्ता देती है। हमें युद्ध के मैदान में लड़ने वाले को सरजमीन कर्मचारी बनाती है। तो जो संघर्ष करेगा वो सफल होगा। अकेला साहब, ये तो बातें हो गई अशोक अकेला के बारे में, जिन्होंने संघर्ष किया, अपने मुकाम को बोकारो स्टील सिटी में हासिल किया। लेकिन आपके बोकारो से चले जाने के बाद लोग चर्चा किया करते थे कि अशोक अकेला क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। लेकिन सोशल साइट के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि जितना नाम और शोहरत आपने बोकारो स्टील सिटी में कमाया, हमें लगता है उससे दुगना नाम और शोहरत आज बेंगलोर में आप कमा रहे हैं। तो हमें जरूर बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं और अपने चाहने वाले को बताएं कि बेंगलोर में अभी क्या हो रहा है, किसके साथ है और कैसी जिंदगी कट रही है। और बोकारो कितना याद आता है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद हिमांशु जी। पहला सवाल कि आपने कहा कि बोकारो कितना याद आता है। बोकारो हमें भी याद आता है, हम भी आपको याद आते हैं जी। हम कहीं अलग नहीं हैं। एक टेक्नोलॉजी के युग में आप हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। जिस तरह से मैं डीप फोकस के कार्यालय में जाता था, आपके बगल में कुर्सी खींच कर बैठ के आपसे बातें करता था, बोकारो में रहता था, तो कोई वीक नहीं होता, कोई सप्ताह में डीप फोकस के कार्यालय में नहीं जाता था। मैं जाता था, बैठता था और मैं अपने भाइयों से सलाह मशविरा करता था। आज भी मेरा वही है। आज भी मैं बोकारो से कटा नहीं हूं। मैं प्रतिदिन बोकारो के कम से कम 50, 60, 70 लोगों से बात करता हूं। उसमें कुछ पत्रकार भी होते हैं, कुछ राजनीतिज्ञ भी होते हैं, कुछ समाजसेवी भी होते हैं, कुछ एम्प्लॉय भी होते हैं। और जहां जिसको जैसी जरूरत पड़ती है मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। अभी अभी की घटना है, अंबिकानंद पांडे सेक्टर 12 में पत्रकार जो हमारे साथ रहा करते थे पत्रकार सदन में, वो सेक्टर 2 में चले गए थे रहने के लिए, वो डेथ कर गए। सबसे पहले मुझे खबर आई बेंगलोर कि अंबिकानंद पांडे नहीं रहे। मैं रो रहा था पलंग पर बैठ के अपने बेड पर, क्योंकि विकास महाराज के 3 बेटा, अंबिकानंद का 3 बेटा और मेरा 3 बेटा, 9 बेटे मिल के फील्ड में क्रिकेट खेलते थे। और अंबिकानंद पांडे ने अभी तक किसी बच्चों की शादी नहीं की है। हम अंबिकानंद के पांडे की पत्नी का नाम पुष्पा है। पुष्पा और हमारी पत्नी कई बार मार्केट जाती थी, सब्जी खरीदने जाती थी, बाजार जाती थी। उनके बेटे हमारे बच्चे एक साथ स्कूल जाया करते थे। आज अंबिका का बेटा नहीं रहा, हमको दर्द है। हमको इस बात का दर्द है कि अंबिका के बेटा का शादी नहीं हो पाया है। हम रो रहे थे बेंगलोर में, और मैंने बेंगलोर में पत्रकारों को फोन घुमाया। लोग हमसे कह रहे कि भैया कब खबर हुआ, कैसे? नहीं, अभी तक कोई खबर ऐसा नहीं है। मैंने कहा फोन पर कि आप लोग अति संवेदनशील नहीं, आप लोग बैठ गए हैं, आप लोग कुछ शहर की पता नहीं है, अंबिकानंद पांडे नहीं रहे। और जब मैं फेसबुक पर डाला अंबिकानंद पांडे का फोटो और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, तो मेरे पास सारे फुटेज हैं। जितने लोगों ने शोक व्यक्त किया, कम से कम 400-500 लोगों का शोक संदेश आया। तो ये मेरी बात प्रमाणित करती है कि मैं बोकारो से कटा नहीं हूं। जहां तक सवाल है कि आपने अगला सवाल क्या किया था, बेंगलोर में अभी क्या कर रहे हैं आप और कैसे जिंदगी क्या कर रहे हैं? बेंगलोर में क्या कर रहे हैं हिमांशु जी? मैं आपको पता है कि मैं राम मंदिर में सुबह चाय पीने जाता था। मेरी राम मंदिर की टीम, राम कुमार यादव, जगदीश यादव, वीरेंद्र यादव, उमेश, सुबोध, दीपू, ये सारे लोग बैठते हैं वहां। सारे हमारे मित्र वहां बैठते हैं। हम अभी मेरी चाय पार्टी की मंडली चलती है। मैं डेली 7 बजे जाता था, 9 बजे वहां से आता था। सारे मित्र आज भी वहीं बैठते हैं। तो हमसे ये सारे मित्रों ने हमसे कहा, मेरे अच्छे अच्छे मित्रों ने कहा कि यार बेंगलोर कहाँ जा रहे हो? एक मनोज है, मेरे मित्र हैं राम मंदिर में, कहते थे अशोक भैया झूठ बोल रहे हैं, आप यहीं आप मरिएगा बंगलो बोकारो में और इसी गड़गा पर आपको जलाएंगे, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैंने कहा
मैंने कहा कि मनोज झा जी, जिस दिन मैं बोकारो आया था मुझे कोई नहीं जानता था, बोकारो से मेरी पहचान झारखंड में बनी। आज मैं बोकारो छोड़ के जा रहा हूं, मैं उस शहर में जा रहा हूं जहां की हिंदी भाषी नहीं है, जहां कन्नड़ बोला, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, और तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। मैं जा रहा हूं, जैसे बोकारो मुझे पहचाना था, एक दिन बंगलोर मुझे पहचानेगा। और हिमांशु जी, मुझे गर्व है कि आज मुझे बंगलोर पहचानता है। जिस तरह से मैं बोकारो में था, आज कम से कम 15-20 IAS, IPS और IFS अफसर हैं जिनका दिन भर में 2 बार कॉल आता है, अशोक जी आओ ना, कब बात करनी है, आपसे मिलना है, कब आओ यार, कब आते हो यार, अरे बात करनी है। और मैं आपसे बताऊं कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मैं जल्द ही बंगलोर से अपना अखबार भी लॉन्च करने जा रहा हूं। मैं इस शहर को अखबार भी देने जा रहा हूं। एक पुलिस कमिश्नर मेरे मित्र हैं जो रिटायर होने जा रहे हैं 1 साल में, उन्होंने कहा अशोक जी, बोकारो से आप आए हैं, हिंदी पर अखबार में काम किए हैं, बंगलोर में अखबार निकालिए, हम लोग सहयोग करेंगे। हम अखबार निकालने जा रहे हैं, हम यहां से लोकल हिंदी में चैनल चलाएंगे। हमारी सारी तैयारी में हम लगे हुए हैं, क्योंकि पहले मैंने भोजपुरी समाज, दुर्गा पूजा समिति, सरस्वती सेवा समिति, सरस्वती पूजा सेवा समिति, ये सारा कई मंच बनाकर अभी मैं आधा दर्जन मंचों से जुड़ा हूं। और उस मंच के माध्यम से यहां हम जात पात नहीं करते हैं। बेंगलोर में हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, हम लोग बिहार के हैं, हम अकेला उत्तर प्रदेश के हैं। कमी है, लेकिन आपको ढेर सारी बधाई अकेला साहब। लेकिन अंत में बस एक छोटा सा 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा कि जो युवा पत्रकार हैं, बोकारो स्टील सिटी के पत्रकार हैं या बेंगलोर के पत्रकार हैं, या जो भी इस कार्यक्रम को पत्रकार देख रहे हैं, उनके लिए अशोक अकेला का क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश अपने युवा भाइयों के लिए, युवा पत्रकारों के लिए यही रहेगा हिमांशु जी, कि कितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, अपने सही रास्ते पर चलना सीखो। सच का रास्ता, सत्य का रास्ता हमेशा सही जगह पर पहुंचा देता है। कभी भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप डाइवर्सन सीखते हैं, पत्रकारिता में रहकर गलत कार्यों की ओर जाते हैं, गलत कामों की ओर जाते हैं, तो डाइवर्सन आपको गलत जगह पर ले जाएगा। आप अपना थोड़ा सा धैर्य रखें, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अब हिमांशु जी, अगर देख रहे हैं अच्छे अच्छे लोग, जब मेरे तीनों बेटे MIT मणिपाल में पढ़ रहे थे तो बोकारो स्टील के जनरल मैनेजर ED कहते थे, अनिल पलटा साहब कहते थे, और अशोक जी तदासा मिश्रा बोलती थी, ये खर्च कहां से लाते हो, 3-3 बेटे को मणिपाल पढ़ाते हो। मैंने कहा था कि सर सबका दाता राम है, ईश्वर सबकी भलाई करते हैं, ईश्वर सब पर ध्यान रखते हैं। जब हम कहते हैं हिमांशु जी कि एक तरफ आप कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और दूसरी तरफ घर में माथा पीटते हो कि हमको बुखार हो गया मर जाएंगे, कोरोना होगा मर जाएंगे, तो भरोसा ईश्वर पर भी नहीं रहा, अपने पर भी नहीं रहा। जब एक भगवान को मानते हो कि जिसने जीवन दिया है वही जीवन ले सकता है, इसलिए युवा पत्रकार मित्रों, डाइवर्सन कभी मत करें, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी, कि जो संघर्ष से ही सफलता मिलती है, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, हमारे दर्शक जो इस समय टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं वो जान ले कि हम लोग सीधे बेंगलोर से जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, जो अशोक अकेला साहब से रूबरू हो रहे थे, जो प्रभात खबर के पूर्व प्रभारी भी थे, लेकिन अभी ये बेंगलोर में है और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ बेंगलोर में है, और बेंगलोर में भी इन्होंने सफलता का अपना झंडा गाड़ा है। हम ऐसे ही तमाम ऐसे परदेशियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे जिन्होंने अपना समय बोकारो स्टील सिटी में दिया है, आज दूसरे राज्यों में भी जाकर बोकारो स्टील सिटी का नाम रोशन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अकेला साहब। मैं भी डीप फोकस के तमाम टीम को बधाई देता हूं, और हिमांशु के नेतृत्व और क्षमता को मैं मानता हूं कि हिमांशु जी ने अपने नेतृत्व और क्षमता के बदौलत बोकारो में अपनी पहचान बनाई है। और आज जिस तरह से मैं देखा हूं, सारे आपके क्लिप, सारे आपके वीडियो देखता हूं, आप जितनी मेहनत करते हैं हिमांशु, एक लोग अपना घर नहीं चला पाते हैं, एक व्यक्ति अपना घर चलाने में टूट जाता है। हिमांशु डीप फोकस टीम जो शुरू से शर्मा जी, देवेंद्र जी आपके साथ काम किए, पूरी टीम बनी हुई है, इससे पता चलता है
कि हिमांशु में नेतृत्व की क्षमता है, सहकर्मियों को लेकर चलने की क्षमता है। दूसरे जगह देखते हैं कि रोज पत्रकार आते हैं, चले जाते हैं, अखबार फूट जाता है, बिगड़ता है। मैंने हिमांशु के टीम को टूटते हुए नहीं देखा। इसका मतलब है कि जो डीप फोकस का नेतृत्व है वो प्रबल मजबूत है, प्रबल ताकतवर है, और वो अपनी इच्छा को दबाकर अपने टीम की इच्छा शक्ति को पूरा करता है। इसलिए आज डीप फोकस छाए हुए है, दमक रहा है, गमक रहा है, धमक रहा है। मैं डीप फोकस की पूरी टीम को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।